अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा जो कल इलेक्शन एक्ट की तरमीम के हवाले से बातचीत शुरू हुई और फिर ताहयात नाअहली को सिर्फ 5 साल तक महदूद करने की कानून साजी की बात हुई, तो फिर साथ ही ये बातें शुरू हो गई कि क्या नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं लंदन से या नहीं आ रहे हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के काबिल होंगे या नहीं। और फिर वज़ीर आज़म साहब ख़ुद ये बयान दे रहे हैं और फरमा रहे हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग ये बात हमें कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और वो बन के किस्मत मुल्क की बदल देंगे। इसके साथ साथ जो तमाम तर मलबा है जो अब तक जो PDM ने हुकूमत की है, जिसको लीड पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ करती रही है, उसके हवाले से ये बार बार कहा जा रहा है कि सियासत नहीं की, हमने रियासत को बचाया है। और जिस तरीके से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया, चाहे वो लाहौर से हो, पंजाब से हो या पूरे मुल्क से हो, वो एक मखसूस जमात ने वो बदला लिया और मुल्क को तारीकियों की तरफ धकेला। हमने आकर सिर्फ सहारा दिया, रियासत को बचाया, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। हमने अपनी सियासत नहीं की। गो के अवाम का गम गुस्सा महंगाई को लेकर, दीगर चीज़ों पर लेकर इस वक्त इन्हीं जमातों की तरफ है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को बचा लिया और अब वो बेहतर सिमत में मुल्क को लेकर जाएंगे। फिर साथ साथ अब तक जो कि हमें काफ़ी इबाहम रहा और चीज़ें क्लियर नहीं थी और बात होती रही कि इंतखाबात जनरल इलेक्शन कब होंगे, वक्त पर होंगे, नहीं होंगे। तो हर रोज़ हमें गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोई ना कोई सीनियर लीडर PMLN का ये स्टेटमेंट देता हुआ दिखाई देता है कि कौम उम्मीद रखे इलेक्शन वक्त पर होंगे, ताख़ीर नहीं होगी, अक्टूबर नवंबर के दरमियान कहीं पर इलेक्शन हो रहे होंगे। तो ये भी चीज़ें अब सुनने में आ रही हैं, लेकिन डिबेटेबल है ये मामला कि नवाज शरीफ साहब के केसेस किस तरह से ख़त्म होंगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और फिर उनकी प्रेजेंस और उनकी इलेक्शन कैंपेन यहाँ रन करने के नताइज क्या होंगे। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें और फिर जो इस वक्त एक सियासी दहशतगर्द की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है, सियासी दहशतगर्दी, बिलावल साहब का भी उसके हवाले से स्टेटमेंट है कि दहशतगर्द हो या सियासी दहशतगर्द हो। मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा इस इशू को भी हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर टच करेंगे। इस पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट हैं। ताहिर मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, कल से ये बहस शुरू हो गई थी कि ये जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम है इनके क्या असरात होंगे, और फिर साथ ही ये बातें भी शुरू हो गई कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म होंगे, वो वतन वापस आएंगे। ऐसी कोई चीज़ आप देख रहे हैं? डू यू सी अ चांस कि नवाज शरीफ साहब आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस करें और वो पाकिस्तान आ जाए? देखिए, अगर आप मोहतरमा मरियम की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई आप सुने, चीज छुपी है ही नहीं। तो एक साल से एक बात कह रही हैं कि जनाब हमें आपने तराजू के दोनों जो पलड़े हैं बराबर करने हैं। उनसे मतलब उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब हम भी नाअहल हुए थे, ये भी नाअहल होंगे, हम भी जेल में थे, ये भी जेल में जाएंगे, तो हमें आपने इक्वल करना है। पहले आप वापस जाएं 2016 में, नाअहली खत्म करें, हमें वापस लाएं और एक किस्म का पाकिस्तान को 2018 से फिर एक स्टार्ट लेना है इलेक्शन कराने के लिए। तो जो कानून साजी भी हो रही है वो दुनिया की 5 पॉपुलेशन है पाकिस्तान, यहाँ पे जितने भी कानून आप देख लें वो एक फर्द के लिए बन रहे हैं। इससे पहले आपने कानून ये बनाया कि जनाब अगर आप जो एक दफा सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, आप एक किस्म की उस पर आप अपील कर सकते हैं। पहले ये था कि आप एक रिव्यू पे जाएंगे तो रिव्यू पे था वही जो बेंच है रिव्यू करेगा और आप वकील भी नहीं बदल सकते। अब आपको ये भी राइट है कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला 3 जजेस ने किया था, ये 5 भी ने किया था, तो आप पूरा बेंच बदल सकते हैं, आप वकील बदल सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि आपको वो भी 90 दिन है। तो वो एक साफ नजर आता है। दो जो कवानीन ये 6 महीने में बने हैं उन दोनों का एक ही मकसद है कि एक तरफ से खान अपना नवाज शरीफ को जो सुप्रीम कोर्ट से सजा है उसके खिलाफ आप अपील पे जाएंगे, एक प्रॉपर दोबारा बेंच बना सकते हैं और आप साबित कर सकते हैं। नून का दावा है कि हमारे पास ऐसा एविडेंस है कि आपको जो नाहल किया गया, जो सजा दी गई है वो गलत है। अब दूसरा था ये 5 साल वाला नाहल वाला, तो वो ऑटोमेटिकली 5 साल अगर ये एक्ट हो गया, ये वैसे अभी सेनेट ने किया, कौमी असेंबली में जाना है, मोस्ट प्रोबेबली वहां से भी मंजूर हो जाएगा। तो अगर ये लॉ बनता है तो दोनों जो लॉ है वो नवाज शरीफ की तरफ जा रहे हैं और नवाज शरीफ की वापसी की तरफ जा रहे हैं। और मैं इस पे आपको क्या तबसरा करूं या तजिया दूं, ये अपना मोहतरमा जो मरीम नवाज 10 दफा ये बात है कि ये जब बैलेंस होगा तो आगे पाकिस्तान चलेगा। हम तो करा के छोड़ेंगे, तो लग रहा है वो कर रहे हैं।
राइट, नज़ीर लगारी साहब, जिस तरह से ताहिर मलिक साहब ने कहा, आप समझते हैं कि अब ये बैलेंसिंग होने जा रही है, बैलेंस करने की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, या ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया हुआ है? नाउ इट्स अबाउट टाइम के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाए। बहुत शुक्रिया। असलन बात यह है कि अगर हम पुराने हिसाबात को बराबर करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर बहुत कुछ ख़राब होता चला जाएगा, और जो हुआ मादी में वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जिस तरह से 2018 में हुकूमत को ख़त्म किया गया, तो 2017 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया, और जिस तरह से उन्हें नाअहल करार दिया गया, और जिस तरह से आवाज़ें लगाकर कहा गया कि आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हम देंगे तुम्हें इंसाफ, ये सब कुछ चल रहा था। तो जो हुआ सो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन अगर उस सारे एपिसोड को रिपीट किया जाता है तो और बुरा होगा। फिर यही चक्कर चलता रहेगा कि जिसका जो मौका मिलेगा इसी खेल में रहेगा कि एक दूसरे के साथ हिसाबात बराबर करते रहेंगे, मुल्क पीछे रह जाएगा। और अब भी मुल्क बहुत पीछे चला गया है, और अब आपने अगर मुल्क को साथ लेकर चलना है तो पर आगे बढ़ें, अब इलेक्शन की तरफ जाएं, और वो जो कुछ अब तक होता रहा है, माजी में जो कुछ हुआ है, अब उसको रिपीट ना करें। अब बेहतर है कि आगे बढ़ें। बेहतर है कि आगे बढ़ें। लेकिन सर, मैंने जो सवाल किया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आप समझते हैं कि उनकी वापसी होगी, या वो इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे होंगे? चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की भी बातें शुरू हो गई। उन्हें ज़रूर आना चाहिए और उन्हें आने का मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से सज़ाएँ दी गई, और फिर उसके बाद जिस तरह से मॉनिटरिंग होती रही सज़ाओं की, और फिर एक सज़ा तो उनकी वजह से सस्पेंड हो गई थी, और दूसरी सज़ा जो है उनकी वो उस सज़ा को जो दूसरे कोई एक्यूज थे सब बरी हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से ये केस बने थे और जिस तरह से इन केसेस का इख्तिताम हुआ था, वो सफिशेंट, बहुत ज़्यादा हो गया है। वो अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। आ जाए मियां नवाज शरीफ, आए इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लें, और इसी तरह से सबको आज़ादी होनी चाहिए। जिन पर पाबंदी है उनको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का मौका मिलना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक बात ऐसी है, जब पिछली मरतबा हुआ था तो उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था कि पूरी PMLN के हाथ बांध दिए गए, ऐसा नहीं हुआ था। अब अगर ऐसा होता है तो फिर आप बराबर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और ज़्यादा कर रहे हैं, जिसका आगे चलकर और ज़्यादा ख़राब नतीजा निकलेगा। राइट, आगे चलकर और ज़्यादा ख़राब नतीजा निकलेगा। नसरुल्लाह मलिक साहब की जाने में बढ़ूंगा। मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं? गो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट ऑल दिस। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ताहियात नाअहली, दीगर मामलात हैं, सिर्फ एक नाअहली की बात नहीं है, उनको सज़ा भी हुई थी जिसके दरमियान से वो लंदन चले गए। आपको इतना बज़ाहिर आसान लगता है कि चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी कि वो वापस आएंगे? क्योंकि सागदार साहब के मामले में भी हमने देखा कि बहुत कुछ था, वो इश्तिहारी भी थे, लेकिन टेबल्स टर्न हुए तो कुछ होते हुए देर नहीं लगी। नवाज शरीफ साहब के मामले में भी ऐसे ही कुछ मुतवक्किय देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता ये है कि मुश्किलात तो ज़रूर होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिनको बहरहाल हल करना ज़रूरी है। लेकिन आप ये समझें कि उस तरफ एक पेशकदमी ज़रूर आपको होती हुई नज़र आती है कि उस जानब अब एक पेशकदमी हो रही है कि अब 62-63 के जो बारे में भी ये तवक्को की जा रही है कि आने वाली असम्बली शायद उसमें भी अमेंडमेंट कर देगी, और ये ताहयात नाअहली वाला मामला भी अब निपटा दिया जाएगा मेरे ख्याल में। और मियां नवाज शरीफ के लिए वापसी भी आसान होगी और वो पार्टी की सदारत भी शायद संभाल सकेंगे। मसला ये है कि जितनी भी ये तरामीम की गई माजी में, ये अब की जा रही हैं, उस पर तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन बाज़ ऐसे मामलात हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं कि अगर आप एक शख्स को सारी उम्र के लिए नाअहल कर दें, उसको भी जो है चैलेंज किया जा सके, किसी को रिव्यू का हक ना मिले, या फिर जिस तरीके से अदालती फैसले माजी में आते रहे, उसने एक ऐसा इमाम पैदा कर दिया है जिसमें से रास्ता निकालना मेरे ख्याल में अब पार्लियामेंट को भी ज़रूरी है। पार्लियामेंट की अपनी कोताही है, बहुत सारे मामलात में पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकी, इबाहम मौजूद रहे। इवन के इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की है, सेनेट से मंजूरी जिसकी हुई है, ये भी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से सियासी जमातें एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए इस किस्म के फैसले टाइमली नहीं करती।
नैब में तरामीम हुई और उस नैब की तरामीम का फ़ायदा आज पीटीआई खुद उठा रही है। हालांकि पीटीआई उसके खिलाफ पिटिशनर भी है, लेकिन जिस तरीके से नैब का भी माजी में इस्तेमाल किया गया, उससे आज हालात बेहतर हो सकते हैं कि आज कम से कम ऐसे अगर पकड़ के किसी को 90 रोज के लिए बंद कर देना या जो बगैर सबूत के, बगैर इंक्वायरी किए किसी की गिरफ्तारी अमल में लाना, तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि वक्त एक सा नहीं रहता। आज वो इक़्तिदार में है, कल इक़्तिदार से बाहर होंगे। ऐसी कानून साजी ना हो या ऐसा जिससे आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो सफ़र ना होते हों और ऐसी चीज़ें कल आपके गले पड़ जाएं। नसरुल्लाह मलिक साहब, नवाज शरीफ के साथ साथ एक और शख्सियत हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने वाले जहांगीर तरीन साहब, उनकी भी फिर नाअहली ख़त्म हो जाएगी, वो भी फिर इलेक्शन लड़के पार्लियामान का हिस्सा बन देखिए, मैं समझता हूँ उनकी नाअहली भी खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब के ऊपर जो लोग समझते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। उनके ऊपर भी ताहयात नाअहली की तलवार जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में देखिए, ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जहांगीर खान तरीन साहब की उस वक्त भी कुर्बानी दे दी गई थी कि ठीक है, मुस्लिम लीग नून को अगर हमने निकाला है तो एक आध बंदा जो है वो इधर से भी कुर्बानी उसकी दे देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अक्रॉस दी बोर्ड जब होंगी तो सारे इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। बहरहाल कानून किसी फर्द के लिए नहीं होना चाहिए, वो तमाम शहरियों के लिए होना चाहिए। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब की जानिब में बढ़ूंगा। ताहिर मलिक साहब, जो इस वक्त आज खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान है, कल किसी और का बयान था, परसों किसी और का बयान, ये क्या क्यों बार बार ये बयानात देने पड़ रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे? क्या हुकूमती हलकों में खुद श्योरिटी नहीं है, या उन्होंने जो अनसर्टनिटी क्रिएट की थी उसकी अब वजाहत देने के लिए वो हर रोज़ कोई ना कोई एक सीनियर लीडर ये बयान देता है कि कौम उम्मीद रखे इंतखाबात वक्त पर होंगे? लेकिन ना इसमें तो शक नहीं ना, आपके पास किसी के पास इस मुल्क में जवाब नहीं है कि केपीके का हुक्मरान कौन है, किस कानून और किस आइन के तहत पंजाब हुकूमत चला रही है। मतलब पंजाब हुकूमत तो आई थी निगरान, और निगरान एक काम के लिए सिर्फ आते हैं, इलेक्शन कराने के लिए। तो इलेक्शन के अलावा वो सारे काम कर रहे हैं। तो टेक्निकली तो मेरा ख्याल है, मैं कोई लॉ का एक्सपर्ट नहीं, तो जो पाकिस्तान का आइन है, वो कानून है, वो तो आपके सामने है। तो उसी जो सारा कन्फ्यूजन है, जो आपने सवाल में आप जवाब है कि जो गैर यकीनीपन है, मतलब आपके सबूत, आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 15 मई को आप इलेक्शन कराएं, आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 90 दिन का मतलब है कि ये इलेक्शन आप अपना जो खान साहब ने असेंबली तोड़ी थी वो 90 दिन के अंदर होंगे। तो कुछ भी नहीं हुआ ना, कोई फिर हमें ये भी बताया गया था, हमें जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो सारे कहते थे, मुझे याद है एतजाज एहसन साहब, वो तो शुरू यहाँ से होते थे कि जनाब ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत है, आपका वजीर आजम नहीं बचेगा, आपकी कैबिनेट नहीं बचेगी, आपकी पार्लियामान नहीं बचेगी, ये सारे जाएंगे। ये तो वो कहते थे इट इज रिटन ऑन दी वॉल। बट मैं अगर नहीं, टॉप के जो आपके लीगल एक्सपर्ट है, तो ना तो कोई तौहीन अदालत हुई है, ना 15 को इलेक्शन हुए हैं, ना निगरान गए हैं, निगरान कौन लाया, कब जाएंगे, किसी को पता नहीं। तो मैं तो समझता हूँ ये तो है वो एक मीडिया कंजम्पशन है जो आप सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान इज टोटली लॉस्ट। आप समझते हैं कि ये अब कंफर्म है इनको खुद से, ये जो पीडीएम की जमातें, ये नून लीग के रहनुमा, ये श्योर हो गए हैं कि इलेक्शन होने हैं, या ये भी बयानात इसीलिए दे रहे हैं कि उनको भी अनसर्टनिटी है तो बयानात देना चाहते हैं सिर्फ? मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी, जो सेंटर ऑफ पावर है, वो किसी को नहीं अब समझ आ रहा है। वो मैं मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कोट करूंगा, मोदी को। मैं एक उसकी स्पीच पुरानी है, उसने कहा मैं आज तक समझ नहीं आई पाकिस्तान से बात किससे करें, मतलब पाकिस्तान है क्या, वो विच इज द फेस ऑफ पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आती। शहबाज शरीफ साहब को सुनो तो वो कहते हैं कि जनाब हमें मुल्क ही बड़ा अजीबोगरीब मिला है, वो अपने रोने रो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से बात करो, वो कहते जी हमारी हुकूमत तो 2016 से हमें शुरू करें, 17 में जब नवाज शरीफ था, ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी वैसे कॉर्नर लगी है, पीटीआई को कह रहे हैं पाबंदी लग रही है। तो इस सारी सिचुएशन में मेरा जिम्मेदार तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। और पूरी जो पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी सोसाइटी है, मैं अपने तौर पर समझता हूँ जितना कन्फ्यूजन, जितना डिप्रेशन, जितनी लातलगी मैंने अपनी उम्र में अब देखी है पाकिस्तान में, मैंने इतनी पहले कभी नहीं देखी। नौजवानों में एक एक्साइटमेंट थी, फीमेल में कुछ एक बड़ी देर बाद पाकिस्तानी खवातीन सियासत में आई थी।
हर बंदा परेशान है, हर बंदा उदास है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है कि मीडिया पे भी बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं, मीडिया में भी लाइफ खत्म हो गई है, सोशल मीडिया में लाइफ खत्म हो गई है। तो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वो जान नहीं रही जो होनी चाहिए थी। नज़ीर कारी साहब, आप इत्तफाक़ करेंगे कि 75 साल में ऐसी सूरत हाल नहीं हुई जो आज बन गई है? अपने वसी तर तजर्बे की बुनियाद पर आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई इतनी ये बुरी सूरत हाल? ताहिर मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है वो हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा बुरा होता रहा है। और हमारे यहाँ ये सही बात है कि हमें क्या पता है कि इक़्तिदार आला किसके पास है। रियासत का इक़्तिदार आला वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है या कोई और है, हमें नहीं मालूम है। असल में ये होता है कि आपके पास इदारे जो हैं अपना दायरा कार का तयन करते हैं। एक पार्लियामेंट का दायरा कार है, एक एग्जीक्यूटिव का दायरा कार है और एक अदलिया का दायरा कार है। लेकिन बात ये होती है कि एक दूसरे के दायरे कार में जाकर मुदाखलत की जाती है और दूसरे इदारे को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। पार्लियामेंट एक अरसे से, बल्कि पार्लियामेंट तो हमेशा ही दीवार से लगी रही है। जिसका दिल चाहा पार्लियामेंट तोड़ दी, 56 में तोड़ दी गई, फिर 58 में जो है सबको घर भेज दिया गया और मार्शल लगाया गया। फिर उसके बाद एक ऐसा आइन बनाया गया जिसका मरकज़ जो था वो एक ज़ात थी। फिर उसके बाद 73 का आइन बनता है, फिर 73 का आइन बनता है, उसको चलने नहीं दिया जाता। फिर मार्शल लॉ, फिर उसके बाद जमहूरियत, फिर मार्शल लॉ, फिर जमहूरियत, और फिर इस तरह से जबरी रुखसतियाँ, कोर्ट आ गई और कोर्ट ने वज़ीर आज़म को नाअहल करना शुरू कर दिया। एक वज़ीर आज़म नाअहल, दूसरे वज़ीर आज़म नाअहल। ये तो तरीक़ाकार नहीं है कि आप दूसरे इदारे के डोमेन में जो आइन में लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म को किस तरह से हटाया जा सकता है, उसके अलावा और तरीक़ों से जो है हटाने के तरीके करेंगे। तो ज़ाहिर है ये फार्मूला तो फिर ज़ियाउल हक ने नहीं ईजाद किया था कि अदालतों से भी हटा सकता हूँ, तो फिर उसको 58 भी ना करना पड़ता। तो इस तरह हमारे यहाँ होता रहा है और अदालतें जो हैं वो हटाती रही हैं। पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म को आइन के तहत हटाया गया, वो अब तक नहीं मान रहा इस बात को। वो इसको पहले अमरीकी साजिश कह रहे थे, फिर उसके बाद किसी और की साजिश कह रहे थे, फिर वो फलां चीज़ कह रहे थे। डोनाल्ड लू का नाम लेते हुए नहीं थकते थे, अब डोनाल्ड लू का नाम ही भूल गए, उनको याद ही नहीं है। अब वो जो पहले अमेरिका साजिश कर रहा था और अमेरिका से बहुत प्यार आ रहा है, बहुत मोहब्बत आ रही है, तो ये भी सारा सूरत हाल है। और वो सियासी लोगों से बात करने के बजाय वो उस तरफ अपना रुख कर लेते हैं जिस पर उन्होंने बाकायदा हमले किए। और 9 मई के हमले करने वाले अब कह रहे हैं उनसे यार हमसे बात तो करो, और बात करो तो वो इदारे बात करें जो रियासत के सबॉर्डिनेट इदारे हैं। देखिए सर्विसेज का अपना काम होता है। आप सर्विसेज को ये नहीं कह सकते कि आए हुकूमत करें हमारे साथ, या आप हमें हुकूमत दिलाएं या हमें हुकूमत दिलाने में सहूलतकारी करें। ये तरीक़ेकार नहीं होता है। और ये सियासतदान ये कहाँ से सियासतदान होकर आ गए? ये मुल्क पर आकर इस तरह मुसलत कर दिए गए थे। जो 5 साल पहले हुआ बहुत बुरा हुआ था, अब ऐसा बुरा फिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। नसरुल्लाह मलिक साहब, इंतखाबात के हवाले से बड़ा इबाम रहा जनरल इलेक्शंस को लेकर, और इतना पहले से ही जब से एक हुकूमत गई तो तब से इंतखाबात की बात थी। फिर कब होंगे नहीं होंगे, मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस। बहुत सारे लोग तो अब भी प्रिडिक्ट करते हैं कि इस साल में इंतखाबात नहीं हैं, लेकिन अब जो मुख्तलिफ रहनुमा ये बयानात दे रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? और क्या बाकी अब हम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस की जानिब? मेरे ख्याल में लग तो ये रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने अपना एक आला सतही इजलास भी लंदन में बुलाया है, जिसमें इस बात को जो है फाइनलाइज किया जाएगा कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो इबाम था, मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात दुरुस्त है त्यार मलिक साहब जो कह रहे थे कि आइन के मुताबिक आपको 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन ये इंतखाबात ना हो सके। मुल्क में जो एक कैफियत है वो एक बड़ी हिजानी किस्म की कैफियत है। इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से निकले कोई चीज़ आपको स्मूथ होती हुई नज़र नहीं आई। इमरान खान साहब ने उस अपने खिलाफ होने वाली अदम एतमाद की तहरीक को जिस तरीके से रोके रखा, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से उसमें इंटरवेन हुई, उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी गैर मामूली थी।
फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जो एहतजाजी सियासत का आगाज़ किया और फिर आकर 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, उससे एक बड़ा इबाहम था कि कैसे इलेक्शन हों, कैसे करवाए जाएँ, और मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा थी जो शदीद जो है वो एक इज़्तिराबी कैफ़ियत की तरफ जा चुकी थी। फिर अगला मरला ये था कि अगर पंजाब के और केपीके के इंतखाबात करवाए जाते हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, आनी तौर पे करवाने चाहिए। लेकिन फिर मुल्क के अंदर एक सियासी निज़ाम कैसा बच जाता? यानी 2 सूबों के अंदर इलेक्शन हो जाते, उसके बाद इलेक्शन होते। मैं तो शुरू से इस बात का कायल रहा हूँ और मैं समझता हूँ ये दुरुस्त बात भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट कहता है कि जब भी इलेक्शन होंगे, निगरान हुकूमतें होंगी। पंजाब में तो निगरान हुकूमत हो गई, अगर वफाक मुदाखलत करती, तो फिर क्या होता? और वफाक अगर मुदाखलत करती तो फिर इमरान खान साहब को एतराज़ होता जी कि पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर जो है वो मुदाखलत की गई। तो मेरे ख्याल में शायद ये फैसले किसी दानिशमंदाना तरीके से किए जाने चाहिए थे, जो नहीं हो सके। जिसके बाद अदालत के पास मामला चला गया, अदालत भी इस पे कोई ऐसा स्टांस न ले सकी कि जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन हो जाते। लेकिन ये मामला फिर आस्ता आस्ता एक ऐसी क्लैश की सूरत में चला गया कि जहां एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मध्य मुकाबल आमने सामने आके खड़े हो गए, और जिस पे एस्टेब्लिशमेंट को भारी इतराज़ था कि इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रवैया अख्तियार किया, जिस तरीके से उनके खिलाफ तकारीर की, जो माहौल बनाया, उससे अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो मेरे ख्याल में ये ऐसी हालत है जिसमें कोई चीज़ हतमी कहना बड़ा मुश्किल था। अलबत्ता अब मामलात शायद जो है उस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं और इलेक्शन शायद अक्टूबर या नवंबर में करवा लिए जाएं। लेकिन सूरत-ए-हाल अगेन वही है जो मलिक साहब भी बात कर रहे थे, ठीक है, इस बात का पता नहीं चलता कि पावर जो है वो उसका मरकज़ कहाँ पे है। लेकिन जहाँ एस्टेब्लिशमेंट की कोताहियाँ हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गलतियाँ हैं, वहाँ सियासतदानों की भी गलतियाँ ये हैं कि उन्होंने हमेशा अपना कंधा हाज़िर किया है किसी दूसरे को गिराने के लिए, और ये रवैया पिछले कई दहाइयों से चलता आ रहा है। पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को सियासत से ख़त्म करना चाहते थे। उनकी डिमांड ही ये थी कि इन दोनों ख़ानदानों को, ये दोनों पार्टियों को नीस्त और नाबूद कर दिया जाए, इनका नामो निशान मिटा दिया जाए, फिर मैं इस मुल्क के अंदर हुकूमत करना चाहता हूँ। अब दूसरी पार्टियां इक़्तिदार में पीडीएम के अंदर वो समझती हैं कि अगर आज इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये भी होना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने ये इस खेल का आगाज किया था। तो ये ऐसा पहिया घूम रहा है जिसमें किसी के लिए भी ये कहना है कि वो 100% दुरुस्त है या 100% गलत है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है इसमें, सबकी अपनी अपनी गलतियाँ हैं, आपने बजा फरमाया। सर वक्त मेरे पास बड़ा महदूद है, मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा एक मामले पर। तीनों मेहमानों से 9 मई के वाक़यात का रोज़ाना तज़किरा होता है। आज की भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, इसी के अराउंड थी और मुसलसल इस पर बात हो रही। ये जो ताहिर मलिक साहब नई टर्मिनोलॉजी है सियासी दहशतगर्द, सर इस पर एक कमेंट कर दें। मैं फिर लगारी साहब से और नसरुल्लाह मलिक साहब से भी एक कमेंट इस पर लेना चाहूँगा। ताहिर मलिक साहब, नज़ीर लगारी साहब, सर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा सर इस सियासी दहशतगर्द के लफ्ज़ पर। देखिए ये इस्तिलाहें तो इस्तेमाल होती रहती हैं। ये जो बुनियाद पर दहशतगर्द थे वो क्या थे, जो मजहबी दहशतगर्द थे वो क्या थे, जो 40 साल से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर की दहशतगर्दी करते रहे वो कौन थे, जो हमारे इस रीजन के अंदर दहशतगर्दी आई हुई वो क्या है। ये बहरहाल हमारे पास इस तरह की दहशतगर्दी के बड़े रहे हैं, हम उसका शिकार रहे हैं, पाकिस्तान उसका शिकार रहा है और पाकिस्तान जो है वो बयाने का शिकार रहा है। पाकिस्तान का कई मौके पर जो है हमें बाकायदा टारगेट किया गया। सियासी दहशत, जब मजहबी दहशतगर्दी हो सकती है तो फिर सियासी दहशतगर्दी भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में दहशतगर्दी का स्पेस नहीं होना चाहिए और इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर रियासत है तो फिर जो कुछ रियासत के पास है अख्तियार, वो अख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए। कोई शख्स रियासत का अख्तियार अपने हाथ में नहीं ले सकता, और अगर रियासत बेअख्तियार हो जाती है तो बिल्कुल दूसरी बात है, वो सिनारियो दूसरा होगा। अनार्किज्म एक और सिस्टम है और स्टेटलेस स्टेट का तस्वर एक माजी का तस्वर है कि स्टेट के बगैर भी कोई सोसाइटी हो सकती है। और लेकिन अगर है स्टेट और स्टेट मौजूद है, दुनिया भर में मौजूद है, तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जनाब हम अपने आप को कुछ लोगों के बंदूकों के हवाले करना चाहते हैं। वो चाहें तो किसी रियासत के इदारे पर हमला कर दें, वो चाहें तो अपने मुखालफिन पर हमला कर दें, वो चाहें तो किसी पर भी हमला कर दें।
चाहे तो वो जिना हाउस पर हमला कर दें, चाहे तो GHQ चले जाएं। तो इस तरह का तो नहीं कहा जा सकता है ना कि आप क्या सियासत की आड़ राइट में सर। या किसी भी आड़ में जाकर इस तरह से हमला करें। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय होगी सर? ये बिलावल भुट्टो साहब ने आज देखिए, मैं दोबारा समझता से ये हूँ बात की है। मैं समझता हूँ कि सियासी दहशतगर्दी किसी न किसी हद तक हर सियासी जमात ने की है। बाज़ का आपको रियासती दहशतगर्दी भी कहीं ना कहीं नजर आती है कि जहाँ आपके जो पुलिस है वो मुहाफ़िज़ है कौम की, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे खिलाफ जो है इंसानी हकूक आपको काम करते नजर आती है। सियासी जमातों ने भी अपने अपने तौर पर देखिए ना, आप इलेक्शन को नहीं मानते, आप इलेक्शन धौंस धांस से जीतना चाहते हैं। हर सियासी जमात कोई ना कोई, हर जो है वो लीडर कोई ना कोई ये काम करना चाहता है। पीटीआई ने इसमें बहुत ज्यादा हिस्सा डाला है। पीटीआई को इसलिए शायद कहा जाता है कि पीटीआई ने न सिर्फ सियासी जमातों के खिलाफ ये रवैया अख्तियार किया, बल्कि कौमी इदारों के खिलाफ। किसको माना पीटीआई ने? इलेक्शन कमीशन को वो धमकियां देते हैं, जजेस को वो धमकियां देते हैं, साफियों को वो धमकियां देते थे, अफवाज पाकिस्तान को वो धमकियां देते हैं, रियासती इदारों के ऊपर चढ़ाई वो करते हैं। 7 जमातों को जो उनके साथ पार्लियामेंट में बैठी होती थी, पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों के घर चलाने की बात वो करते थे, लोगों के घरों के बाहर जाकर एहतजाज करने की बात वो करते थे, रोड्स बंद करके पूरे पाकिस्तान को बंद करने की बात उन्होंने शुरू की। MKO ये काम करती थी तो हमने MKO के खिलाफ जो है ऑपरेशन की हमेशा हमायत की। और अगर ये काम पीटीआई करे तो हम कहते हैं नहीं जी, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये पूरा मुल्क बंद भी कर दें, हुंडी से पैसे भी मंगवाएं या बाइकाट भी करें, सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाएं, लेकिन ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जी, बड़े मौजूद लोग हैं और ये रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ना पीपल्स पार्टी को ये हक हासिल है कि पूरे मुल्क को बंद कर दे, आपको मेरी जो आज़ादी है सिर्फ कर ले, ना ये पीटीआई को हक हासिल है। सियासी जमातें सियासी अंदाज से आगे बढ़ें। सियासी जमातें किसी को सियासत से निकालने के लिए वोट का तरीका इख्तियार करें। वो किसी कंधे पे बैठ के किसी पार्टी को माइनस करने की कोशिश में शरीक ना हो। अगर ना होती तो आज पाकिस्तान में सियासत मजबूत होती। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। गुफ्तगू आपने सुनी। जो सियासी दहशतगर्दी है ये बिल्कुल हुई है, 9 मई के वाक़यात उसकी वाज़ेह मिसाल हैं। और जिस तरह से रियासत एक सिमत में चल रही है और इसको एक मिसाल बनाना चाहती है कि दोबारा कोई इस तरह की ज़रूरत ना करे, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी एक स्टेप है और ये लिया जाना चाहिए और एक लाइन ज़रूर ड्रॉ होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतनी। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।